स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 की इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की जो चैप्टर नंबर 4 है उसकी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर नंबर 4 क्या है? मांग एवं मांग का नियम। तो देखिए, मांग एवं मांग का नियम जो चैप्टर नंबर 4 है इसके कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पहले करवा चुके हैं, ठीक है। और वो वीडियो नहीं दिखे तो जाकर देख लीजिएगा। आज के वीडियो में हम लोग वो 6 से 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव टाइप का, जो चैप्टर नंबर 4 है मांग एवं मांग का नियम, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न तक हम लोग कर चुके थे पिछले वीडियो में। आज के वीडियो में करेंगे 15 नंबर चैप्टर से, चैप्टर नंबर 4 से 15 नंबर क्वेश्चन से। प्रश्न क्या है कि किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। मतलब मांग किस किस तरीके से प्रभावित होती है। तो मांग को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। जैसे आय में कमी, जैसे व्यक्ति की आय में कमी या आय में वृद्धि भी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। अगर व्यक्ति के पास आय में कमी हो जाएगी, ठीक है, अगर वो व्यक्ति के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो वो व्यक्ति क्या वस्तु की कम मांग करेगी। यानी अगर आय में कमी होगी तो वस्तु की मांग कम मात्रा में करेगी। और अगर आय में वृद्धि होगी यानी व्यक्ति के लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो वस्तु की ज़्यादा मात्रा में मांग करेगी। तो इसलिए आय में कमी या आय में वृद्धि ये भी मांग को प्रभावित करती है। जब व्यक्ति के आय में वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग में वृद्धि होती है, तथा जब व्यक्ति का आय में कमी होती है तो वस्तु की मांग में कमी होती है, ठीक है। ये है 1 नंबर। फिर है 2 नंबर की जलवायु या मौसम में परिवर्तन। अगर मौसम में चेंज होगा, मौसम में परिवर्तन होगा तो पर भी मांग में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि मौसम में परिवर्तन के कारण भी वस्तुओं की मांग में परिवर्तन होती है। जैसे ठंडे के मौसम में रजाई की मांग ज़्यादा होती है, तो गर्मी के मौसम में रजाई की मांग ना के बराबर होती है या होती ही नहीं है, ठीक है। यानी मौसम भी मांग को प्रभावित करती है। उसके बाद है पूरक वस्तु। पूरक वस्तु की कीमत में परिवर्तन। पूरक वस्तु क्या है? पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। जैसे पूरक वस्तु क्या था? जूता मोजा था, उसके बाद चाय चीनी हो गया, ये सब क्या है? पूरक वस्तु है। इसके बाद पेट्रोल और गाड़ी हो गया पूरक वस्तु। तो पूरक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से भी मांग को प्रभावित करती है, ठीक है। जैसे हम 2 वस्तु लेते हैं यहाँ पर, जो उदाहरण लिए चाय और चीनी। तो चाय और चीनी, ठीक है, अगर चीनी की कीमत घटेगी तो चीनी की मांग बढ़ जाएगी, और जब चीनी की मांग बढ़ेगी तो चाय की मांग भी बढ़ेगी, क्योंकि चाय और चीनी दोनों क्या है? पूरक वस्तु है। एक वस्तु के अभाव से दूसरी वस्तु संपन्न नहीं होगी। तो चीनी की कीमत घटने पर चाय की मांग बढ़ जाती है। फिर 4 नंबर स्थापन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन। स्थापन्य वस्तु जिसे हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे स्थापन्य वस्तु मतलब एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु। जैसे अगर कॉफ़ी पियेंगे या चाय पियेंगे, मतलब चाय पियेंगे, ठीक है, यानी एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु। तो जैसे उदाहरण चाय की कीमत बढ़ने पर, अगर चाय की कीमत बढ़ जाएगी तो लोग चाय कम पीना शुरू कर दें, उसके जगह क्या पिएगा? कॉफ़ी, यानी कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी, कॉफ़ी की मांग बढ़ जाती है। तो ये सब मांग को प्रभावित करती है। और जो ये वाला प्रश्न है आप लोगों को मॉडल सेट में भी दिया गया है, ठीक है। आप देखेंगे 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त मांग क्या है? तो संयुक्त मांग एक प्रकार की पूरक वस्तुओं में जो मांग होती है वही मांग है संयुक्त मांग, यानी साथ साथ चलती है। तो यह मांग पूरक मांग के ही एक रूप है। जब एक ही उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक ही समय पर एक से अधिक वस्तु की मांग एक साथ की जाए तब ऐसी मांग को संयुक्त मांग कहते हैं। जैसे गेंद और बल्ला और गेंद दोनों साथ और साथ प्रयोग किए जाते हैं। जूता और मोजा, स्कूटर और पेट्रोल, ये सब क्या है? संयुक्त मांग, एक साथ प्रयोग किए जाते हैं। व्युत्पन्न मांग वही है जब जैसे किसी वस्तु का हम निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, तो उस वस्तु के निर्माण में जो आवश्यक साधन है, जैसे किसी भी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, जैसे हम लोग मान लेते कि कोई पेन निर्माण कर रहे हैं, कलम निर्माण कर रहे हैं, तो इस कलम निर्माण करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? प्लास्टिक चाहिए, ठीक है, और जो कुछ भी चीज़ें चाहिए। तो अगर कलम की डिमांड बढ़ेगी तो जो इसके निर्माण में जो आवश्यक साधन है, जैसे प्लास्टिक है और भी जो इसके साधन है, तो उसकी भी मांग बढ़ जाएगी। तो व्युत्पन्न मांग वही होता है जब वस्तु की कीमत, देखिए पढ़ लेते हैं, जब एक ही वस्तु की मांग से दूसरी वस्तु की मांग स्वतः उत्पन्न हो जाती है। मतलब एक वस्तु की मांग बढ़ेगी तो दूसरे वस्तु की मांग अपने आप बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार की मांग को व्युत्पन्न मांग कहते हैं। जैसे कपड़े की मांग बढ़ने नहीं होगा, बढ़ने होगा। कपड़े की मांग बढ़ने पर कपड़े के उत्पादन में प्रयोग होने वाले उत्पत्ति के साधनों की मांग में वृद्धि होगी। और कपड़े की मांग बढ़ेगी तो कपड़े की मांग बढ़ेगी
तो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा का निर्माण करना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा का निर्माण क्या होगा, कपड़े निर्माण में जो जो आवश्यक साधन चाहिए, जैसे हो गया धागा, हो गया कपास, हो गया, इस सब चीज़ों की ज़्यादा मांग हो जाएगी। यानी एक वस्तु की मांग से वृद्धि से दूसरी वस्तु की मांग को भी प्रभावित करती है, उसको कहते हैं व्युत्पन्न मांग। अब देखेंगे सामूहिक मांग। सामूहिक मांग क्या है, सामूहिक मांग मतलब साथ साथ में चलती है, ठीक है। सामूहिक मांग कह सकते हैं कि एक ही वस्तु के बहुत सारे उपयोग होते हैं, जैसे वैकल्पिक उपयोग, जैसे बिजली वाला हम लोग उदाहरण लिए थे एक बार पिछले वाले वीडियो में। जैसे बिजली से रोशनी भी मिलती है, बिजली से हमें क्या मिलता है, और बहुत सारे वस्तु को हम लोग चार्ज में भी लगाते हैं। उसके बाद जल में नदी में लगाते हैं, डैम में लगाते हैं, तो बहुत सारे उपयोग होते हैं एक ही चीज़ों से, तो उसे कहेंगे सामूहिक मांग। जब एक वस्तु दो या दो से अधिक उपयोगों में मांगी जाती है तब ऐसी वस्तु की मांग को सामूहिक मांग कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण कुछ लिए हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर लिए यहाँ पर, जैसे कोयला, बिजली, दूध आदि। जैसे कोयला अनेक तरह से प्रयोग में लाई जाती है, यानी वैकल्पिक प्रयोग बहुत सारे प्रयोग होते हैं। कोयला में घर में भोजन बनाने है तो इसका प्रयोग किया जाता है। रेलवे में इंजन शक्ति है तो कोयला का, जैसे पहले रेलवे में इंजन कोयला के द्वारा ही मतलब चलाया जाता है। कारखाने में भट्टी का ईंधन, तो बहुत सारा उपयोग होता है, उसी को कहा जाता है सामूहिक मांग। अब देखेंगे मांग का नियम। मांग का नियम क्या है, मांग का नियम जैसे कि हम लोग देखे थे पिछले वाला वीडियो में भी इसी तरह का। जब वस्तु की कीमत यानी कहेंगे कि प्राइस, जब प्राइस बढ़ जाती है तब क्या उसकी मांग घट जाती है, यानी डिमांड घट जाती है। जब प्राइस कम होती है यानी कि कीमत कम होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, यानी डिमांड बढ़ जाती है, इसी को मांग कहा जाता है। तो अन्य बातों के समान रहने की दिशा में, मतलब व्यक्ति के पास जो आय है वो आय स्थिर है, व्यक्ति की रुचि स्थिर है, ठीक है, ये है अन्य बातों के समान रहने की दशा में। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से उसकी मांग में कमी होती है जाती है, तथा इसकी विपरीत कीमत में कमी होने पर यहाँ पर वस्तु होगा, ठीक है, वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है, उसे मांग का नियम कहते हैं। यहाँ पर लिखिएगा, उसे मांग का नियम कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको ग्राफ से समझते, ठीक है। परीक्षा में ग्राफ दिखाइएगा क्योंकि इससे ज़्यादा नंबर मिलेगा ग्राफ दिखाने से। जैसा कि यहाँ पर ने थोड़ा इसको ऊपर करते, ठीक है, इस तरह करते हैं ताकि आप लोगों को दिखाई दे। इधर लिए एक्स अक्ष और इधर लिए हम वाई अक्ष, ठीक है। एक्स अक्ष में लिए मांगी गई मात्रा यानी वस्तु की मांगी गई मात्रा, और वाई अक्ष में लिए कीमत को, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए, जब वस्तु की कीमत मान लेते कि 10 रुपया है, तब वस्तु की मांग यहाँ पर कितनी हो रही है, देखिए वस्तु की मांग हो रही है 20 इकाई। जब वस्तु की कीमत बढ़ के 20 रुपये हो जा रहा है तो मांग थोड़ी घट रही है। यहाँ पर देखिए पहले मांग हो रही थी 20, फिर मांग कितना हो रहा है 15 हो रहा है। फिर वस्तु की कीमत 20 से 30 हो गया तो कितना मांग हो गया, यहाँ पर 10 हो गया। फिर 30 से 40 कीमत का बढ़ गया तो फिर कीमत यहाँ पर मांग घट गया। यानी कीमत जैसे जैसे यहाँ पर देखिए कीमत जैसे जैसे बढ़ रही है वस्तु की मांग ओसे ओसे घट रही है, ठीक है। इसके विपरीत भी समझ सकते हैं, जैसे जैसे कीमत घट रही है ओसे ओसे वस्तु की मांग बढ़ रही है, ठीक है। ये वाला आप लोग यहाँ पर मिला दीजिएगा। जब वस्तु की कीमत 10 है तब मांग है 20, जब 20 है तब 15, फिर 30 है 10, फिर 40 है 5, इस तरह का, ठीक है। ये भी मिला दीजिएगा परीक्षा में। अब देखेंगे कि मांग के नियम का अपवाद, मांग का नियम का अपवाद। तो मांग का नियम हम लोग क्या देखिए, जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मात्रा घट जाती है यानी मांग घट जाती है, डिमांड घट जाती है। जब वस्तु की कीमत घटती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। ये है मांग का नियम। लेकिन अपवाद में ये उल्टा होता है, जब कीमत बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी, यानी प्राइस बढ़ेगी डिमांड भी बढ़ेगी, कीमत घटेगी मांग भी घटेगी। तो किस किस वस्तु में मांग के नियम की अपवाद होती है, जैसे भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना। तो कुछ ऐसी भी वस्तु किसी स्थिति में आ जाती है कि जब भविष्य में उस वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना रहती है, तब लोग क्या करते हैं, उस वस्तु को अधिक से अधिक मतलब खरीदना शुरू कर देता है कि भविष्य में और अधिक मूल्य बढ़ जाएगा। जैसे एक समय की बात है, आया था एक समय कि जैसे कि प्याज आया था, ठीक है, तो लोगों को लग रहा था कि प्याज का मूल्य अभी जितना है भविष्य में इससे भी ज़्यादा और मूल्य बढ़ जाएगा, ठीक है। तो लोग क्या किया कि प्याज को अधिक से अधिक मात्रा में खरीदना शुरू कर दिया। तो इसमें क्या होता है कि प्राइस यानी कीमत अधिक होने पर भी वस्तु की मांग बढ़ती ही रहती है, यानी सीधी दशा में रहता है। यानी इसमें मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि लोग इसमें मतलब होता ही ऐसा तरह। जैसे प्याज वाला इस उदाहरण समझे कि अगर
अभी जितना मूल्य है भविष्य में उससे भी ज़्यादा मूल्य अगर हो जाएगा तो उस क्या करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस वस्तु की खरीद लेते हैं। उसके बाद है प्रतिष्ठता सूचक वस्तु। प्रतिष्ठा सूचक वस्तु में भी मांग का नियम लागू नहीं होता। इसमें भी अगर कीमत ज़्यादा रहेगी तब पर भी वस्तु की मांग ज़्यादा ही मात्रा से करेगी। जैसे प्रतिष्ठता सूचक वस्तु जैसे हो गया सोना, हो गया चांदी, हो गया, तो ये सब क्या होता है, ये सब अगर किसी के पास रहता है तो लोग क्या बोलते हैं कि हम अपने आप में बहुत अमीर आदमी है। तो क्या इसमें प्रतिष्ठा सोचते हैं, यानी इसमें अगर कीमत ज़्यादा भी रहेगी तो अभी इस वस्तु की मांग ज़्यादा करेगी, यानी इसमें मांग का नियम लागू नहीं होता है। फिर गिफिन वस्तु यानी कहेंगे घटिया किस्म की वस्तु, ठीक है। अब देखेंगे कि मांग का विस्तार क्या होता है। मांग का विस्तार क्या है, तो अन्य बातों के समान रहने पर जब वस्तु की कीमत में कमी होने से वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है। वस्तु की कीमत कम होने पर वस्तु की अधिक से अधिक मात्रा में खरीदी जाती है, तब उपभोक्ता अपने उसी मांग वक्र पर, मतलब जो मांग वक्र होता है उसी मांग वक्र पर क्या होता है, दाएं यानी कहेंगे दाएं या नीचे की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। इस स्थिति को मांग का विस्तार कहते हैं। इसको ग्राफ से समझते तो अच्छी तरह से समझ में और आएगा। जैसे कि यहाँ पर ग्राफ में है, इधर है एक्स अक्ष, इधर है वाई अक्ष। एक्स अक्ष में मांगी गई मात्रा, वाई अक्ष में कीमत। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जब वस्तु की कीमत है 5 इकाई, ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 इकाई, तब ए वाला स्थिति में आइए, तब मांगी की मात्रा कितनी है, 10 इकाई। उसी तरह जब वस्तु की कीमत घट के 3 रुपया हो गया तो मांगी की मात्रा क्या हो, 20 इकाई। यानी कीमत जब घट रही है तो मांगी की मात्रा बढ़ रही है, यानी यहाँ पर मांग लिखा है यानी बढ़ रहा है। देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, कहाँ ऊपर से नीचे आ रहा है, या कह सकते हैं इधर बाएं से दाएं आ रहा है, यानी मांग का विस्तार हो रहा है, मांग में वृद्धि हो रही है। देखिए ए से बी बिंदु यहाँ पर दिखाई मांग का विस्तार हो रहा है, तो यह होगा मांग का विस्तार। अब देखेंगे मांग का संकुचन क्या है, तो मांग का संकुचन विस्तार के ही विपरीत है। इसमें क्या होगा, उसके उल्टा होगा। अन्य बातों के समान रहने पर जब वस्तु की कीमत अधिक हो जाने के कारण, वस्तु की कीमत जब बढ़ जाती है तो वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है, तब उपभोक्ता अपने उसी मांग वक्र पर बाएं, यानी जैसे मांग वक्र इस तरह का होता है तो बाएं यानी ऊपर की ओर, बाएं या ऊपर की ओर स्थानांतरित होती है। इस स्थिति को मांग का संकुचन कहते हैं। इसको भी ग्राफ से समझ लेते हैं। यहाँ पर ग्राफ परीक्षा में दिखाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक्स अक्ष है, इधर वाई अक्ष लिखिएगा। एक्स अक्ष में मांगी गई मात्रा, वाई अक्ष में कीमत। तो देखिए जब वस्तु की कीमत है 3 रुपये यहाँ पर, तो उसका उल्टा होगा इसमें, तो वस्तु की कितना इकाई खरीद रहा है, 20 इकाई। जब कीमत 3 से 5 रुपये वृद्धि हो रही है कीमत में, तब उसकी मांग घट जा रही है, 20 से कितना हो रही है, 10 हो जा रही है। देखिए इधर जब मात्रा में घट रही है तो इधर कीमत में वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या रहा, संकुचन, यानी मांग घट रही है। पहले ए बिंदु साथ फिर बी बिंदु, इधर मतलब इधर हो गया, तो मांग में संकुचन। इस स्थिति को कहेंगे मांग में संकुचन। अब देखिए यहाँ पर मांग में वृद्धि और यहाँ पर क्या देखिए, मांग में विस्तार और मांग में संकुचन किस लिए हो रहा है, कीमत के कारण। मांग का संकुचन भी कीमत के कारण हो रहा है और मांग में विस्तार भी कीमत के कारण हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग 2 चीज़ देखेंगे, एक देखेंगे मांग में वृद्धि और एक देखेंगे मांग में कमी। तो देखिए मांग में वृद्धि और मांग में कमी कीमत के अलावा, मतलब इसमें कीमत प्रभावित नहीं करता, अन्य कारक प्रभावित करता है। अन्य कारक जैसे हो गया रुचि, उसके बाद उसकी इच्छा में परिवर्तन होता है, या व्यक्ति के आय में वृद्धि हो जाती है, तो ये सब प्रभावित करता है इसमें, यानी इसमें कीमत के अलावा। तो देखिए मांग में वृद्धि, जब कीमत के अतिरिक्त अन्य निर्धारित तत्व में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती है, तो इसे मांग में वृद्धि कहते हैं। यह मांग वक्र की ऊपर की ओर खिसकाव द्वारा प्रकट होती है, यानी पहले मांग वक्र इधर है, फिर ये आगे की ओर चला जाता है, ठीक है। देखिए इसको ग्राफ से समझते हैं। जैसे इधर एक्स अक्ष है, इधर वाई अक्ष है। एक्स अक्ष में मांगी गई मात्रा ली है, वाई अक्ष में कीमत। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर कीमत है जब 10, तब कितनी जैसे ए बिंदु में देखिए तो 5 इकाई खरीद रही है। फिर कीमत तो उतना ही है 10 रुपये, लेकिन व्यक्ति की रुचि में परिवर्तन हो जाता है कि मान लेते कि 2 वस्तु है, जैसे ए एक वस्तु है, एक बी वस्तु है, दोनों की कीमत 10 रुपये है, ठीक है। तो
पहले लोग क्या चाह रहा है कि ए वस्तु को खरीदेंगे, लेकिन कुछ देर बाद उसका रुचि में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक दशा है। तो बी वस्तु को खरीदना चाहता है, तो बी वस्तु यानी इधर चला जाता है, तो मांगे की मात्रा कितना होगी 10। तो पहले देखिए मांग वक्र इस तरह का था, फिर मांग वक्र इसमें इस तरह का आ गया। यानी जब मांग में वृद्धि होती है तो मांग वक्र ऊपर की ओर चला जाता है। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आएगा। या मांग वक्र बाएं से दाएं की ओर बढ़ जाती है। तो ये हो गया मांग में वृद्धि। अब देखेंगे मांग में कमी, इसके उल्टा होगा। जब कीमत के अतिरिक्त अन्य निर्धारक तत्व में परिवर्तन होने के कारण, यहाँ पर दोस्तों नहीं होगा, वस्तु होगा, ठीक है। वस्तु की मांग घट जाती है तो इस मांग में कमी कहते हैं। यह मांग वक्र के नीचे की ओर खिसकाव दर पर कर, देखिए ये नीचे की ओर आएगा, मांग में कमी नीचे की ओर आएगा और मांग में वृद्धि ऊपर की आएगी। इसमें भी उसी तरह है, इसमें भी उसी तरह है। इधर एक्स अक्ष है, इधर वाई अक्ष है। एक्स अक्ष में मांगे की मात्रा और वाई अक्ष में कीमत है। पहले कीमत यहाँ पर 10 था, तो देखिए कितना खरीद रहा था यहाँ पर 10, फिर दूसरा स्थिति में 5 खरीद रही है। तो मांग यहाँ पर क्या हो रहा है, मांग यहाँ पर घट रही है। तो देखिए पहले था डी फिर डी1, यानी मांग वक्र यहाँ पर क्या होगा, नीचे की ओर होगा, या कह सकते हैं कि इधर क्या होगा, दाएं से बाएं की ओर होगा, ठीक है। तो ये हो गया मांग में कमी। अब देखेंगे मांग में वृद्धि के कारण, जैसे मांग में वृद्धि कीमत तो होता है, जो कि हम लोग मांग में संकुचन और विस्तार देखे। फिर मांग में वृद्धि और कमी जो होता है उसमें क्या क्या कारण होता है, उस सब कारण देखेंगे अब, ठीक है। जैसे कि 1 नंबर है कि उपभोक्ता के आय में वृद्धि। अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो लोग क्या बस वस्तु की अधिक से अधिक मात्रा खरीदेगी, यानी उपभोक्ता की आय में वृद्धि। फिर प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि। जैसा कि प्रतिस्थापन वस्तु देखे थे कि एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु, जैसे देखे थे चाय और कॉफ़ी देखे थे, ठीक है। ये वाला उदाहरण सबसे अच्छा है, इसलिए बार बार यही उदाहरण लेते हैं। जैसे अगर चाय की कीमत बढ़ जाएगी तो लोग चाय पीना छोड़ देंगे, उसके जगह क्या पिएगा, कॉफ़ी पिएगा, क्योंकि सस्ता है। यानी कि प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि, तो पर भी मांग में वृद्धि होती है। फिर पूरक वस्तु की कीमत में कमी। पूरक वस्तु यानी जो साथ साथ चलते, जो यानी जो देखे थे जूता मोजा हो गया, चाय और चीनी हो गया इसमें, ठीक है। फिर वस्तु के लिए उपभोक्ता की रुचि तथा प्राथमिकता में वृद्धि, यानी उसकी रुचि में ही परिवर्तन हो गया। फिर क्रेताओं की संख्या में वृद्धि। अगर वस्तु कम रहेगा, अधिक से अधिक मात्रा में क्रेता हो जाएगी, खरीदने वाला हो जाएगा, तो उस वस्तु की मांग बढ़ेगी। फिर कीमत बढ़ने की संभावना, जैसे कि पिछले बार उदाहरण में देखिए कि अगर उस वस्तु की कीमत भविष्य में बढ़ सकती तो लोग क्या कहेंगे, अधिक से अधिक उस वस्तु को खरीदने चाहेगा, तो पर भी यहाँ पर मांग में वृद्धि होगी। अब देखेंगे मांग में कमी के कारण क्या है, उसके उल्टा होगा। यहाँ पर अगर मांग में कमी क्यों होगी, उपभोक्ता की आय में कमी। अगर लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो लोग वस्तु नहीं खरीदेगी, तो उपभोक्ता की आय में कमी। प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी होगी। पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। वस्तु के लिए उपभोक्ता की रुचि तथा प्राथमिकता की कमी, यानी उस वस्तु की रुचि में ही कमी हो जाएगी, तो उस वस्तु की मांग कम होगी। क्रेताओं की संख्या में कमी हो जाएगी, खरीदने वाली उपभोक्ता कम हो जाएगी। कीमत कम होने की संभावना, अगर मान लेते कि अभी ज़्यादा मात्रा में मतलब अधिक रुपये के द्वारा उस वस्तु को खरीद लिया, भविष्य में उस वस्तु की मतलब कीमत घट गया तो वो तो लॉस में चला जाएगा। यानी ये भी सोच लेता है कि भविष्य में कीमत अगर घट गई तो ये भी मांग में कमी के कारण होता है, ठीक है। तो जो कि देखिए जो आप लोग का चैप्टर नंबर 4 है इसका कंप्लीट हो गया, जो सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, यानी MCQ क्वेश्चन, ठीक है। करीब 20 से 25 MCQ क्वेश्चन करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 5 जाएंगे। चैप्टर नंबर 5 में सबसे पहले सब्जेक्टिव करेंगे, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।